हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पे यूपीएससी रिलेटेड प्रिपरेशन के लिए हम डेली कुछ ना कुछ वीडियोस लेके आते हैं। उसी को फॉलो करते हुए आज का वीडियो एक है उन बच्चों के लिए, खासकर जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी, है ना, 7 मिस्टेक्स हैं दैट कुड कॉस्ट यू 30+ मार्क्स इन योर यूपीएससी प्रीलिम्स। वो गलतियां जो आप नहीं अगर करते हो तो शायद आपके 30 to 40 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं प्रीलिम्स में। ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है जिन्होंने अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से ही इन चीज़ों को दिमाग में रखते हो तो मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि यूपीएससी को कहा जाता है कि एवरीथिंग अंडर द स्काई इज़ यूपीएससी। यूपीएससी में कुछ भी पूछा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। देखो यार, ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि अगर यूपीएससी में सब कुछ आसमान के नीचे सारी चीज़ें यूपीएससी के अंदर होती तो यूपीएससी का एक डिफाइंड सिलेबस नहीं होता। ठीक है। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर उसकी शुरुआत है या उसका कोई शुरुआत किसी चीज़ को करने के लिए कोई एक डिफाइंड प्रिस्क्राइब्ड, है ना, एक सिलेबस है, तो ऑब्वियसली उसका एक एंड भी है। ऐसा तो नहीं लिखा रहता ना कि यूपीएससी के सिलेबस में कि इन प्रीलिम्स विल बी आस्किंग यू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, डॉट 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 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का तो साइन नहीं रहता ना भाई कि उसके आप कोई अंत नहीं है उसका, राइट। सो ये 7 मिस्टेक्स हम देखेंगे, अच्छे से समझेंगे इसको। कुछ लोगों को आई होप पता भी होगा कि ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी होती है, बट फिर भी ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड इस वीडियो के हेल्प से मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रिपरेशन को और आसान बनाया जाए। ठीक है। कुछ भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को लिखकर पूछ सकते हैं मेरे से। मैं पर्सनली उन डाउट्स को क्लियर करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। टॉप 7 प्रीलिम्स मिस्टेक्स दैट कुड कॉस्ट यू 30+ मार्क्स फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। ठीक है। सबसे पहली मिस्टेक क्या होती है? सबसे पहली मिस्टेक जो होती है, इग्नोरिंग द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। होता क्या है कि स्टूडेंट्स जब प्रिपरेशन में जाते हैं तो कुछ रैंडम वीडियोस को वो चेक करते हैं कि मैं कंप्लीट एक स्ट्रैटेजी देख लेता हूँ, मेरे लिए वो हेल्पफुल होगा। वो कंप्लीट स्ट्रैटेजी देखते हैं, देन अगेन किसी टॉपर की स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, और उस स्ट्रैटेजी को देखने के बाद वो स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन। आई मस्ट से कि वो स्टूडेंट्स, उनका जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है, किसी का हिस्ट्री होता है, किसी का पॉलिटी होता है, बिना सोचे समझे किसी की स्ट्रैटेजी देखी, कुछ उनसे सोर्सेज लिया, समझा और स्टार्ट हो गए प्रिपरेशन करने के लिए। बट सबसे बेसिक मिस्टेक जो वो करते हैं कि वो यूपीएससी सिलेबस को खुद से एक बार भी नहीं देखते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न को नहीं समझने की कोशिश करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो अगर आप इग्नोर करते हो अपनी प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में, तो मुझे लगता है कि आपकी प्रिपरेशन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद डायरेक्शन लेस हो जाएगी। आप कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाओगे। आपको फोमो, आज के डेट में जो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है, कि आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपके दोस्त ने कहा कि भाई ये क्या पढ़ रहा है, इस बुक से आता है, इस बार के पेपर में इस बुक से क्वेश्चंस आए हैं, देन आपको वो फियर अंदर ही अंदर परेशान करते, देन यू मूव ऑन टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्टिकुलर बुक। सो इन कंफ्यूजन, इन प्रॉब्लम से हटने के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सिलेबस को और एग्ज़ाम पैटर्न को समझें। ठीक है। क्योंकि वो एक आपके लिए एक रोड मैप का काम करते हैं, एक जीपीएस का काम करते हैं। ठीक है। अब इसको करना कैसे है? यूपीएससी की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, यूपीएससी की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो एक सिलेबस का नोटिफिकेशन में भी सिलेबस आता है। ठीक है। और अगर आप उसको और चेक करेंगे तो सिलेबस आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन में ही मिलेगा, और आगे डिटेल सिलेबस भी उसमें एक सेक्शन है, उसमें मिल जाएगा। या फिर आप हमारी वेबसाइट जो है www.examministry.in,
ठीक है, इसमें भी देख सकते हैं। उसमें आपको कंप्लीट डिटेल सिलेबस होगा प्रीलिम्स का, मेंस का। उस सिलेबस को आप देखो, उसको बार बार आपके आंख के सामने से वो सिलेबस जाना चाहिए। उसकी एक प्रिंट लेकर आप अपने स्टडी टेबल के पास रख लो, या स्टडी टेबल के सामने जो वॉल है उसके सामने रख लो, एंड एवरी डे जस्ट गो थ्रू दैट सिलेबस। होता क्या है कि जब हमारे आँख के सामने से कोई चीज़ बार बार गुजरती है, वो हमारे दिमाग में छप जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। लेट्स से आप जिस भी लोकेशन में रहते हो, जिस भी घर में रहते हो, कुछ बच्चे अपने घर से बाहर भी आए हैं तैयारी करने के लिए, तो जिस घर में आप रहते हो, चाहे वो अपना घर हो चाहे वो रेंटेड हाउस हो, कुछ टाइम बाद, है ना, कुछ 5 से 6 दिन बाद अगर मैं कहूँ, तो आपको वहाँ का रूट याद हो जाता है। कहाँ से शॉर्टकट है, कहाँ से शॉर्ट कम टाइम लगेगा, किस रूट से आप जाएंगे तो आपको आपके पसंदीदा दोस्त या फ्रेंड आपको दिख जाएंगे, है ना। जो बच्चे स्कूटी या बाइक चलाते हैं, किस रूट से जाने पे पुलिस नहीं रहती है, तो वो दिमाग में छप जाता है, क्योंकि आपका वो डेली का एक काइंड ऑफ टास्क हो जाता है कि आप उसी रूट से आ रहे हो जा रहे हो। सिमिलरली लाइफ में हर चीज़ें इसी फिलॉसफी पे काम करती हैं, और इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें भी यही चीज़ रहती है कि अगर हम यूपीएससी सिलेबस की बात करें, तो अगर आप सिलेबस आपके आँख के सामने से बार बार जाएगा, तो वो आपके दिमाग में छप जाएगा, एंड वो आपको हेल्प करेगा कि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन्स पढ़ रहे हो, करंट अफेयर की न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो, तो कौन से टॉपिक एग्ज़ाम रेलेवेंट हैं, कौन से टॉपिक आपके लिए एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा, वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। जैसे कि टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं यूपीएससी के सिलेबस में, मेंस में, जहाँ बायोडाइवर्सिटी की बात होती है, ठीक है, सोशल जस्टिस की बात होती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है। तो इस तरीके की टर्मिनोलॉजीज़ पे आर्टिकल्स हैं, कुछ करंट अफेयर की न्यूज़ है, ऑटोमेटिकली ये आपके सिलेबस का पार्ट होता है। तो सिलेबस को अपने आँख के सामने रखना है, उसको बार बार अपने आँख के डेली सुबह एक बार ज़रूर देखो, और उसको अपना एज अ रोड मैप यूज़ करो, अब एज अ जीपीएस यूज़ करो अपने प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे स्लाइड पे जाएंगे। तो मिस्टेक नंबर 2 क्या है? दूसरी मिस्टेक होती है रिलाइंग ऑन टू मैनी सोर्सेज। इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक जो हर स्टूडेंट करता है जब भी वो प्रिपरेशन में आता है। इनफैक्ट जो बच्चे प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको लगता है कि यार मेरा पहला अटेम्प्ट खराब हो गया, आई वॉज रीडिंग, आई वॉज फॉलोइंग दिस सोर्स, मैं इस सोर्स से पढ़ रहा था, मुझे उससे कुछ फ़ायदा नहीं मिला, मुझे मूव ऑन करना चाहिए दूसरे सोर्स पे। और जो नए बच्चे हैं, वो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कोशिश ये करते हैं कि सॉरी नॉट कन्फ्यूजन को, वो कोशिश ये करते हैं कि भाई मुझे जो रेलेवेंट मुझे उन्हें लग रहा है, या किसी अपने सीनियर से बात किया, कोई एक स्टूडेंट है जो फॉर एग्जांपल हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से पढ़ रहा है, वहीं कोई स्टूडेंट है जो हिस्ट्री आपके बिपिन चंद्र पॉल से पढ़ रहा है, वहीं कोई दूसरा स्टूडेंट है जो हिस्ट्री की बुक आपकी एनसीईआरटी से सिर्फ एनसीईआरटी को रेफ़र कर रहा है। एंड देन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिसेंटली को एक बुक आती है हिस्ट्री की, स्नेहिल त्रिपाठी राइटर हैं उसमें, देन एक बुक आती है आपकी पूनम दयाल की। तो आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे कि जो कि एक ही सब्जेक्ट के लिए, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो उसमें क्या है कि भाई जो बच्चा जिस सब्जेक्ट की, जिस लैंग्वेज से मतलब आप कह लो एक तरीके से जिस लैंग्वेज से वो कंफर्टेबल होता है, वो बुक वो फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 4 लोगों से बात की, अगर वो चारों बच्चे 4 डिफरेंट सोर्स फॉलो कर रहे हैं, तो आपको वो चारों सोर्स एक सब्जेक्ट के लिए फॉलो करना है। दिस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि ये जो मिस्टेक है ना, रिलाइंग ऑन टू मैनी सोर्सेज, रीडिंग फ्रॉम 10 प्लस बुक्स, मल्टीपल कोचिंग नोट्स, ठीक है, हिस्ट्री की इधर से उठा ली, ज्योग्राफी की उधर से उठा ली, ये इन दी एंड आपके मन में, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ही क्रिएट करेगा। तो इससे बचने के लिए क्या करना है? यार देखो, इससे बचने के लिए 2 से 3 चीज़ है, मैं बताता हूँ, ठीक है। आपको थोड़े से ही सोर्सेज फॉलो करना है। व्हाट आई जनरली से कि यार यूपीएससी, कंसिडर यूपीएससी एज अ वॉर, है ना, आपको वॉर में उतरना है। वॉर का दिन कौन सा होता है? यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। अब आपके पास उस वॉर को जीतने के लिए, उस लड़ने के लिए, जीतनी तो बात की बात है, उस एटलीस्ट उस वॉर में कॉन्फिडेंटली लड़ने के लिए आपको वेपन्स चाहिए। तो आपके वो वेपन्स कौन कौन से हो सकते हैं?
अगर मैं सोर्सेस की बात करूं तो वो नोट्स प्लस कोई स्टैंडर्ड बुक, ठीक है। दूसरा जो मैं बहुत से बच्चों को बताता भी हूँ, आगे इस पे और भी चर्चा करेंगे, प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो वो भी आपका सोर्स है। वो कैसे? लाइक राइटिंग मॉक्स, है ना, मॉक्स चाहे वो प्रीलिम्स के हों चाहे वो मेंस के हों। अब होता क्या है कि लोग मॉक्स देते हैं किस लिए? स्कोर बढ़ना चाहिए, कॉन्फिडेंस मिलता है। आज मैंने टेस्ट दिया, मेरा 1 नंबर आया, नेक्स्ट दिन टेस्ट दिया, मेरा 10 नंबर आया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है, नो डाउट, बट यार टेस्ट को यूटिलाइज करना आना चाहिए अपने को, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात जो होती है, जो मॉक टेस्ट होते हैं हमारे, चाहे वो प्रीलिम्स की बात हो चाहे वो मेंस की बात हो, वो मॉक टेस्ट क्या है, वो क्वेश्चंस क्या हैं? वो क्वेश्चंस आपके टॉपिक में से ही फ्रेम किए गए हैं। कि अगर आपने कोई टॉपिक, कोई कंसेप्ट अगर पढ़ा है, अगर उसके बेस को हम उस कंसेप्ट को अगर क्वेश्चन फॉर्मेट में आपसे पूछते हैं, तो क्या आप उसको आंसर कर सकते हैं? क्या आप बिना कंफ्यूज हुए उसमें है ना, कुछ उसको सॉल्व कर सकते हैं? दैट इज़ व्हाट वी कॉल मॉक टेस्ट, ठीक है। वो क्वेश्चंस क्या है, उस कंसेप्ट का, उस थ्योरेटिकल जो किताबें हैं उसमें से ही बनाए हुए हैं क्वेश्चंस हैं। तो क्या ये मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई मॉक आप दे रहे हो 100 क्वेश्चंस का, ठीक है, तो वो 100 टॉपिक्स हो सकते हैं? आप ट्राई करना आइडेंटिफाई करने को। इनफैक्ट यूपीएससी का भी जो पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं उसमें। वो 100 क्वेश्चन आप अगर उसके टॉपिक आइडेंटिफिकेशन में जाओगे तो यू विल फाइंड 100 क्वेश्चन इक्वल टू 100 टॉपिक्स। वो 100 टॉपिक में से आइडेंटिफाई होके वो 100 क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। तो वो भी आपका एक तरीके का सोर्स है। अगर आप उसका नोट्स बनाते हो, रिवीजन उससे ईजिली होगा, ठीक है। सो ये दूसरी जो मिस्टेक है, बहुत से सोर्स नहीं फॉलो करने हैं, ये दिमाग में बैठा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जो तीसरी मिस्टेक होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, नो रिवीजन स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसके पहले जो मैंने दो प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन किया है, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, कोई भी अगर बच्चा, किसी को भी कोई पर्सनलाइज्ड गाइडेंस अगर चाहिए, किसी को अपनी पर्सनलाइज्ड स्टडी टाइम टेबल चाहिए, ठीक है, या उसको एक सेशन चाहिए कि जिसपे ये जान सके कि हम सिलेबस को कैसे रोड मैप रख के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इनफैक्ट कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये जानना है कि व्हाट आर द सोर्सेज, व्हाट आर द लिमिटेड सोर्सेज जिसको हमें फॉलो करने से हम ये कह सकते हैं कि भाई हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकता है। वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है कि, कह सकता है कि भाई मुझे इसमें प्रॉब्लम है, आई नीड सोल्यूशन फॉर दैट। मैं पर्सनली उनको रीच आउट करूँगा, उनको हेल्प करूँगा, और जो भी उनकी कन्फ्यूजन है उसे दूर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक नंबर 3, कोई रिवीजन की स्ट्रैटेजी नहीं है, नो सॉलिड रिवीजन स्ट्रैटेजी। होता क्या है कि हम पढ़ते जाते हैं। नियर अबाउट 18 सब्जेक्ट्स हैं हमारे यूपीएससी में, अगर हम प्री और मेंस की बात करें। सो उनको हम पढ़ते जाते हैं, पढ़ने के बाद हम ये भूल जाते हैं कि हम रिवीजन नहीं हो रहा है हमारा टाइमली, और जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाते हैं हमें लगता है कि हम पीछे की चीज़ें भूल रहे हैं। क्योंकि होता क्या है जनरली, जब तक हम रिवाइज नहीं करेंगे, जो भी हम कंटेंट प्रिपेयर किए हैं वो हमारे दिमाग में नहीं बैठेगा। उससे होता क्या है कि जब अगर आपने कोई टॉपिक या कोई कंसेप्ट कवर किया है, ठीक है, उसको आपने पढ़ लिया है, फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट आपको लगेगा कि आपने पढ़ लिया, उसको समझ में आ गया है। लेकिन जब आगे चल के उससे सवाल आएंगे, उसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, आप कंफ्यूज्ड स्टेट में आ जाओगे, क्योंकि उस टॉपिक का प्रॉपर रिवीजन आपने नहीं किया है, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हम एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। इसका फिक्स क्या है? एक सिस्टमैटिक रिवीजन प्रोग्राम की तरह एक अपने दिमाग को हम, है ना, चैनलाइज कर सकते हैं कि सबसे पहला जो रिवीजन है, जैसे
आज जो पढ़ा, डे 1 जो पढ़ा आपने, उसको डे 2 में सबसे पहले आप रिवाइज कर लोगे। उसके बाद कोई न्यू टॉपिक पढ़ोगे आप, ठीक है। सिमिलरली फिर होगा क्या कि फिर एक वीक में आपने जो पढ़ा उसको आप रिवाइज करोगे थॉरोली। फिर आपने 15 डेज में जो पढ़ाई की है उसको रिवाइज करोगे। उसी तरीके से अगेन जब एक मंथ हो जाए तो एक मंथ में जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करोगे। तो आप यहाँ देखो, एक बार रिवीजन हुआ, 2 बार रिवीजन हुआ, 3 बार रिवीजन हुआ, और इस मेथोडोलॉजी से वी टेंड्स टू रिटेन मोर कंसेप्ट। जितना हम रिवाइज करते हैं, एटलीस्ट 3 बार अगर हम रिवीजन कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में जो हमारी रिटेंशन कैपेसिटी है वो लंबे समय तक रहती है और वो हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में कन्फ्यूजन से बचाती है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं फॉलो करना है। आपको ऑब्वियसली मतलब ये मिस्टेक तो नहीं फॉलो करना है, इस मिस्टेक से बचना है, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई उसका सिस्टमैटिक वे में, क्योंकि एवरी स्टूडेंट इज़ यूनिक इन हिज और हर ओन स्ट्रैटेजी, तो अगर किसी बच्चे को अपना उसका खुद का एक ऐसा रिवीजन स्ट्रैटेजी चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में हमसे बात कर सकता है, अपने डाउट लिख सकता है और हमें डायरेक्टली रीच आउट कर सकता है। हम उनके वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। व्हाट इज मिस्टेक नंबर 4? अंडरस्टैंडिंग सीसैट। सीसैट आज के डेट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है बच्चों के लिए, ठीक है। पिछले 2-3 सालों में सीसैट के पेपर की लेवल बहुत ही टफ हो रहे हैं, टफ बन रहे हैं। उसके बावजूद भी स्टूडेंट क्या करते हैं कि सीसैट को इग्नोर करके लास्ट मंथ में प्रिपेयर करने का सोचते हैं, या फिर वो ये सोचते हैं कि सिर्फ मॉक्स दे लूंगा सीसैट हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। जबकि ऐसा नहीं होता। सीसैट यार देखो, सीसैट एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है। वो एप्टीट्यूड बिल्डिंग इट्स अ प्रोसेस, एक दिन में नहीं आएगी। एंड मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आप सीसैट के पेपर को अच्छे से एनालाइज करोगे, यू विल फाइंड दैट देयर आर सम इजी टॉपिक्स जिसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके अगर एग्ज़ाम में फॉलो करते हो तो यू कैन ईजिली क्लियर दैट कट ऑफ, जो कि 66 मार्क्स का है। 66 मार्क्स आपको चाहिए 200 में से। यार पता है, चाहे लाइफ हो चाहे एग्ज़ाम हो, सबका कुछ ना कुछ हैक होता है, ठीक है। अब वो हैक या तो आप आइडेंटिफाई करते हो, या तो एज अ गाइड हम लोग कोशिश करते हैं उस हैक को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक। तो अगर हम 66 मार्क्स चाहिए और वो लास्ट में क्यों टफ हो जाता है 66 मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी में हम कमी कर देते हैं। मेरी राइटिंग को इग्नोर करना, ठीक है, जो बात कह रहा हूँ उस पर ध्यान देना। जैसे कि अगर हम इंग्लिश की ही बात करें, इंग्लिश में कुछ टॉपिक्स हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इंग्लिश में, वो कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं। अगर आप हिंदू के आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, आपकी एक रीडिंग हैबिट है तो वो कॉम्प्रिहेंशन तो आपको ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर वही पिछले कई सालों के सीसैट के पेपर के कॉम्प्रिहेंशन अगर आप एज अ प्रैक्टिस उसको सॉल्व करने लगोगे तो वो भी इजी हो जाएगा आपके लिए, वो भी आपको समझने में आसान होगा। रही बात रीजनिंग की और क्वांट की, भाई वैदिक मैथ नाम की चीज़ होती है, ठीक है, जिसमें आप कुछ ट्रिक्स यूज़ करते हो, उस ट्रिक्स के थ्रू आपके पेपर सॉल्व हो जाते हैं या क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। वो ट्रिक याद रहे उसके लिए हमें रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
तो आप ये कर सकते हो यार कि उसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है यार, मतलब डेली के अगर आप 10 क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है, क्वांट प्लस रीजनिंग के, किसके थ्रू? ट्रिक्स के थ्रू, तो वो प्रिपेयर हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर आप इस इंग्लिश के लिए भी अगर कर रहे हो यही काम, ये प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली के एक कॉम्प्रिहेंशन अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो उससे सी सेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी अगर आपको सी सेट में कोई प्रॉब्लम आती है, अगर सी सेट फिर भी एक चैलेंज बना रहता है, तो हमारा एक सी सेट का कोर्स होगा जो आफ्टर दिवाली, फॉर श्योर आफ्टर दिवाली हम एक सी सेट के कोर्स के लिए कोर्स निकालेंगे। वो सी सेट का जो कोर्स होगा, है ना, वो सी सेट का जो कोर्स होगा वो सिर्फ सी सेट आपका क्लियर हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्योंकि कुछ लोगों ने कुछ लोगों को पता होगा कि जो सी सेट के क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो वो आईएएस एग्जाम्स में, सॉरी यूपीएससी 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 तो में आता ही है, बट ऑब्वियसली स्टेट पीएससी में आता है, ठीक है, बैंकिंग के एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, फिर एसएससी के एग्ज़ाम में आता है, और यूपीएससी जो सीडीएस कराता है उसमें भी आता है। क्योंकि अभी जो सी सेट है वो इवॉल्व हो चुका है बहुत ज़्यादा, तो कुछ लोग कैट भी प्रिपेयर करते हैं। तो हम जो सी सेट का कोर्स की मैं जो बात कर रहा हूँ, सी सेट के कोर्स की, ये सारे एग्ज़ाम्स को कैटर करेगा, जो कोर्स हम आफ्टर दिवाली लेके आएंगे, ठीक है, कि मतलब भैया दिवाली वाली मन जाए, पटाखे वटाखे फोड़ लो, उसके बाद हम सी सेट उड़ेंगे। मतलब ऑब्वियसली सी सेट को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे एंड सी सेट हमारा एक चैलेंजिंग वाला पार्ट नहीं रह जाएगा। और ये किया जा सकता है। कभी कभी होता क्या है कि हमें ट्रिक्स पता है, हमने रिवीजन किया है ट्रिक्स का, और हल्का फुल्का एक है ना फेडेड से आइडिया है कि कैसे सॉल्व होते हैं, बट एग्जामिनेशन हॉल का ऐसा प्रेशर होता है कि वो जो फेडेड आइडिया पूरा ही फेड हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें ना हो, उसके लिए हम इस कोर्स के थ्रू हेल्प लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मिस्टेक नंबर 5 क्या है? मिस्टेक नंबर 5 है स्किपिंग पीवाईक्यूज एंड मॉक एनालिसिस। जैसा कि मैं बात कह रहा था कि 100 क्वेश्चंस हैं अगर, तो वो 100 टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। अब लोग कहते हैं, सबने कह दिया पीवाईक्यू एनालिसिस करो, पीवाईक्यू एनालिसिस करो, उसको जो मॉक दे रहे हो वो एनालिसिस करो, लेकिन कैसे करो ये बता ही नहीं रहा है कोई, ठीक है। यूट्यूब वीडियोस देख लिया, उसमें बात हो रही है कि पीवाईक्यू आर दी रोड मैप। पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा कि यूपीएससी क्या चाह रहा है आपसे। आप पीवाईक्यू को फॉलो करोगे तो आपको रियल एग्ज़ाम की फील आ जाएगी। बट किसी भी स्टूडेंट को उससे हेल्प कैसे लेनी है ये समझ नहीं आता कभी कभी, है ना। किस तरीके से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पीवाईक्यू की हेल्प से, और क्या हेल्प लेनी है, उसमें बहुत कन्फ्यूजन आती है। जब लोग मॉक एनालिसिस की बात करते हैं, पीवाईक्यू एनालिसिस की बात करते हैं, वो एनालिसिस और कुछ नहीं है मेरे भाई। वो एनालिसिस यही है कि आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो प्रीवियस ईयर का, आपके पास सोल्यूशन भी है, ठीक है। आप 100 क्वेश्चन को एज ए एग्ज़ाम सॉल्व करो, भले 50 क्वेश्चन एट अ टाइम करो, लेकिन उसके बाद एनालाइज करो कि आपने गलत कहाँ पे किया है, ठीक है। उसके सॉल्यूशन से आपको पढ़ना है। उसके बाद जो मेन काम आपको ये करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं कि भाई वो क्या टॉपिक था, और उस टॉपिक में मेजरली उस टॉपिक में मेजरली किस कंसेप्ट या किस पार्ट पे की बात हुई है, ठीक ठीक है। वो आप एक नोट्स बना लोगे। उसके बाद
क्या करोगे कि उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई सब टॉपिक है, या फिर उस क्वेश्चन में कोई ऐसा स्टेटमेंट था जो कि वो किसी सब टॉपिक से रिलेटेड था, तो आपको उसका भी नोट्स वहीं बना लेना है। ठीक है, ये काम आप करते जाओगे। लेट्स से आपने पिछले 10 साल के पेपर रिवाइज किए, 2015 का आपने बना लिया, 2016 का बना लिया, 17 का बना लिया, 18 का ऐसे करते करते 25 तक आप बना लोगे। तो कितने पेज हैं यार? 25 पेज हैं। 25 पेज आपको आपके यूपीएससी एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा 5 to 10 मार्क्स दिला सकते हैं, ये फॉर श्योर है। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी जब भी कोई क्वेश्चंस, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस बनाता है तो स्टेटमेंट से भी क्वेश्चंस फ्रेम करने की कोशिश करता है। और अगर आप आसपास के उस टॉपिक, जो क्वेश्चंस बने उस टॉपिक के, उसके सब टॉपिक्स को आप सबको कवर करके चलते हो, तो आई थिंक आई थिंक कि वो चीज़ें आपके लिए हेल्प करेंगी आपको। ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे आपने एनालिसिस किया, मॉक एनालिसिस किया। अच्छा, होता क्या है कि जब रिजल्ट आता है तो बहुत से स्टॉपर, बहुत से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऐसे बोलते हैं कि भाई या आई हैव डन सेल्फ स्टडी, मैंने सेल्फ पढ़ा है, सेल्फ तैयारी, मतलब खुद से तैयारी की है, और सेल्फ स्टडी इज़ द की। तो भाई हम कहाँ मना कर रहे हैं कि सेल्फ स्टडी इज़ नॉट द की? मतलब ऐसा तो किसी इंस्टीट्यूट ने बोला नहीं कि हम जो क्लास में पढ़ा उसके बाद घर जाओ मस्त हो जाओ, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा तो किसी ने बोला नहीं है। भाई जाहिर सी बात है कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम गाइड कर रहे हैं, जो चीज़ें हम फॉलो करने को बोल रहे हैं, वो आप फॉलो करिए। होता क्या है कि यार देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स जिनसे मेरी बात होती रहती है, या जो बात करते हैं वो इस चीज़ को, मतलब कह दो कि अगर मैं अनफिल्टर्ड डिस्कशन बोलूँ, तो उसमें उन्होंने हमेशा इस चीज़ की बारे में मेंशन किया है कि सर अगर मेरे को स्टार्टिंग से गाइडेंस मिल जाती तो मुझे पता रहता है कि मुझे क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। जिसकी वजह से जनरली वो चीज़ उन्हें 2 से 3 अटेम्प्ट लगते हैं। और जो कुछ एक्सेप्शंस हैं, स्टूडेंट्स ऑब्वियसली इंटेलिजेंट होते हैं, एक्सेप्शंस भी होता है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं। ट्रस्ट मी, कहीं से गाइडेंस उन्होंने भी ली है, स्टार्टिंग से भी उन्हें आइडिया रहता है कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है, और क्या तरीका अपनाना चाहिए और क्या चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए। क्योंकि यूपीएससी इज़ नॉट अबाउट व्हाट ऑल टू रीड, यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट व्हाट नॉट टू रीड। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो इस मिस्टेक को हमने अवॉइड करना है। हमें पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करना है। जो भी हम टेस्ट दे रहे हैं, जो भी हम मॉक्स लिख रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली एक गाइडिंग इंस्टीट्यूट जो होती है, वो एक मॉक प्रिपेयर करता है, मेहनत से प्रिपेयर की जाती है, ताकि आपको एग्ज़ाम, यूपीएससी की एग्ज़ाम टाइप फीलिंग आए कि भाई रियल एग्ज़ाम की एक फील दे सके, जिसको आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। डेफिनेटली नोबडी कैन प्रेडिक्ट यूपीएससी क्वेश्चन पेपर, बट कोशिश ये रहती है कि एटलीस्ट उस मॉक से ये हेल्प मिले स्टूडेंट्स को कि जो लास्ट टाइम के जो कुछ है ना, लेट से अगर वो मॉक्स 10 से 15 मॉक्स दे रहा है, तो 10 से 1500 क्वेश्चन, मतलब 1000 से 1500 क्वेश्चन के आसपास अगर वो सॉल्व कर रहा है, तो आई गेस 1000-1500 टॉपिक्स अगर वो कर रहा है, तो और उसको एनालाइज कर रहा है, तो आई मीन उससे बहुत हेल्प मिलती है बच्चों को, जो कि सीरियसली करते हैं। देखो, ऑन एन एवरेज देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो एटलीस्ट, है ना, इंक्लूडिंग सेक्शनल एंड फुल मॉक, 30 टेस्ट तो लिखते हैं, 3000 क्वेश्चंस तो सॉल्व करते ही करते हैं। ठीक है, तो 3000 अगर किसी ने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसको एनालाइज किया, उसकी नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स, रिवीजन फ्रेंडली नोट्स, तो प्रीलिम्स फेल होना बहुत फिर लक की बात हो जाएगी, है ना। क्योंकि जितना जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसमें एफर्ट लगती है, मेहनत लगती है, और जो एफर्ट और मेहनत करते हैं दिल से, जेन्युइनली, ऑनेस्टली, उनका प्रीलिम्स क्लियर होता है। आई टोटली एग्री, लक फैक्टर होता है, बट वो लक फैक्टर का परसेंटेज बहुत कम होता है ना। सो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमारी 6th मिस्टेक, पुअर टाइम मैनेजमेंट। पुअर टाइम मैनेजमेंट ये नहीं होता है कि कौन सा सब्जेक्ट कितना घंटे पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को मैंने कितना, ओ शिट, मैंने जीएस अपनी प्रिपरेशन में, जीएस में डेली मैंने 3 घंटे ही दिए। पुअर टाइम मैनेजमेंट ये नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट की जब बात आती है तो टाइम मैनेजमेंट आता है आपके एग्ज़ाम हॉल में।
ठीक है, आपने हमेशा सुना होगा कुछ बच्चे ये कहते हैं कि पेपर तो सॉल्व कर लिया लेकिन OMR फिल नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उनको एग्जामिनेशन हॉल में क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी होती है। यार इस चीज़ को समझना, जो आप मॉक लिखते हो या जो PYQ लिखते हो आप, वो उसका रीज़न क्या है? क्या एनालाइज करते हो आप उसको? मतलब किस लिए करते हो? इज इट फॉर मार्क्स? अगर जो मार्क्स के लिए कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको अपनी इस चीज़ पे सोचना चाहिए। और एक चीज़ मैं वापस से रिपीट करूँगा, हो सकता है ये वीडियो वो बच्चे भी देखें जो इनको जिन्हें ये सारी चीज़ें पता हों ऑलरेडी, बट देयर आर स्टिल सो मैनी स्टूडेंट्स जिनको ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है। ठीक है, ये वीडियो एक्चुअली उनके लिए तो है ही जो 26 में एग्ज़ाम दे रहे हैं। जो ऑलरेडी एग्ज़ाम लिख चुके हैं एंड अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाए हैं, उनके लिए भी है कि इस चीज़ को वापस से अपने आप को ना स्ट्रैटेजाइज़ करो, अपनी स्ट्रैटेजी को वापस से सोचो कि कहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, कहाँ पे मैं क्या गलती कर रहा हूँ। किस्मत, टाइम एंड इन सब चीज़ों को कोसना बंद करो। यूपीएससी एक तरीके से लिविंग बीइंग है यार। मतलब शुरू-शुरू में होता नहीं है बहुत कम टाइम, मतलब कुछ लोग को इमीडिएट भाव मिल जाती है, ठीक है? कुछ लोगों को बहुत टाइम लगता है यूपीएससी का भाव मिलने में, ठीक है? लेकिन ये चीज़ एनालाइज़ ज़रूर की है मैंने कि अगर यूपीएससी की तरफ अगर कोई शिद्दत से मेहनत कर रहा है यूपीएससी के लिए, ऑनेस्टली ऑनेस्टली की जो बात मैं कहता हूँ वो उसके प्री रिक्विजिट है कि भाई हार्ड वर्क तो चाहिए, स्मार्ट वर्क भी चाहिए साथ में, और विदाउट फेल एक कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। क्योंकि वो यूपीएससी को चाहिए, क्योंकि वो यूपीएससी तैयारी ही अपने आप में आपको एक पहले एक ऑफिसर कैसे रहता है, उसकी क्या शेड्यूल होने चाहिए, उसकी तैयारी ही आपको सिखा देती है। तो ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप दिमाग में रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, उसमें एग्ज़ामिनेशन हॉल में यूपीएससी जानबूझ के कुछ क्वेश्चंस ऐसे ट्रिकी देता है कि जहाँ पे आपको उसको छोड़ना होता है, ठीक है? बहुत कम लोग होते हैं जो 100 क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्ट करके आते हैं। 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना एम नहीं होना चाहिए, है ना? मतलब 80% ऑफ द क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए विथ हाई एवरेज और अबव एवरेज एक्यूरेसी, ठीक है? इसके बारे में और भी मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, क्योंकि लास्ट में मैं एक बोनस टिप्स आपको दूँगा। आई होप कुछ लोग को शायद पता होगा, एंड मेजरली ऑफ द सेक्शन जो स्टूडेंट्स हैं शायद उन्हें नहीं पता होगा। उसको डे 1 से अपनी स्ट्रैटेजी में घुसा लो ताकि आगे आपको वो हेल्प करे। इसके बाद मैं वो बताऊँगा, ठीक है? तो उन ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे ईगो पे ले लेते हैं, सॉल्व करने में लगे रहते हैं, 5-10 मिनट उसमें ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है बस ये एकदम अभी चमकने वाला, अभी तो आ रहा था, अभी आएगा, अभी आएगा। वो आता ही नहीं है, ठीक है? एंड में वो अनफॉर्चुनेटली उसको गलत करके ही आते हैं। होता क्या है यार, क्रिकेट सब लोग देखते होंगे, है ना? क्रिकेट में बाउंसर आती है, तो देयर आर वेरी फ्यू प्लेयर्स जो बाउंसर्स को अच्छे से खेल पाते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन है वो प्लेयर जो बाउंसर्स को अच्छे से खेलते हैं। लेकिन उन्हें मेजर ऑफ दिस जो प्लेयर्स होते हैं वो डक करते हैं। यूपीएससी भी आपसे वही कह रहा है कि भाई अगर वो सवाल आपसे नहीं हो रहा है तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स से नहीं होगा, उसको डक करो, टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि हम हर साल यूपीएससी ऐसा पेपर बनाएगा जिसमें जो है ना ब्राइटेस्ट किड होगा वो 40-42 क्वेश्चंस कर पाएगा। वो एकदम मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज़्यादा वो भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद उन्होंने जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है उसके बेसिस पे वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे। उस स्ट्रैटेजी पे हम बात करेंगे, है ना? तो ये टाइम मैनेजमेंट का जो मिस्टेक है कि पुअर टाइम मैनेजमेंट, ये आपको एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं डिसाइड करनी है। ये आपको जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो वो टाइम मैनेजमेंट आपको स्टार्टिंग से मेंटेन करके रखनी है, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में जब आप एग्ज़ाम लिखने जाओ तो वो टाइम मैनेजमेंट एज अ स्ट्रैटेजी आपको पता हो और आपको उसको कट कॉपी पेस्ट करना हो। क्योंकि अभी
365 दिन के पहले आपके पास ना कोई टाइम बाउंडेशन है, ना कोई आपको है ऐसा कोई डर है कि भाई ये एग्ज़ाम नहीं हुआ तो फिर ये साइकिल 1 साल बाद आएगी। अभी आप हर 10 दिन पे टेस्ट लिख सकते हो, हर 15 दिन पे लिख सकते हो, बार सेम टाइम पे लिख सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी को उस हिसाब से मैनेज कर सकते हो। तो अपने जो मॉक्स आप लिख रहे हो, अपने जो टेस्ट आप दे रहे हो, आप टेस्ट मार्क्स के लिए मत लिखो, अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए लिखो जो आप यूपीएससी के फाइनल एग्जामिनेशन में करोगे। और कोशिश करो कि आपका टाइम वैसे मैनेज हो जाए, राइट? जैसा कि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट वाली जो बात मैं कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत हेल्प करता है, और जो आपको डे 1 से आपको सही करना है, ठीक है? इसमें बहुत ज़्यादा और कुछ बताने को है नहीं, ठीक है? हम लास्ट मिस्टेक पे आते हैं जो कि है नेग्लेक्टिंग द करंट अफेयर्स और मेंटल प्रिपरेशन। मुझे वापस से मैं ये चीज़ बोलूँगा, अभी भी खुद से पूछना जिस टाइम ये बात मैं बोल रहा हूँ, जो ये वीडियो देख रहे हैं बच्चे, किसको किसको अभी भी करंट अफेयर में दिक्कत है? कौन कौन ऐसे लोग हैं जो अभी भी उनको लग रहा है भैया पढ़ना कहाँ से है करंट अफेयर? या एक बार जनवरी आ जाए 26 का, 4 महीने में एकदम पूरा जनवरी जनवरी लपेट देंगे। ऐसे भी कुछ लोग सोच रहे होंगे, बट आई एम श्योर कि ऐसे भी जो बच्चे होंगे जो कह रहे हैं पहले जीएस कर लेते हैं, उसके बाद करंट अफेयर हो जाएगा। करंट अफेयर ऐसे तो कभी नहीं हो पाएगा। और यूपीएससी करंट अफेयर के नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स रखा है, उसके बाद भी करंट अफेयर को लास्ट के लिए बच्चे रखते हैं और उसको लास्ट में कोशिश करते हैं कवर करने की। भाई 1.5 साल का करंट अफेयर लास्ट में कैसे कवर कर लोगे? उसको जीएस के साथ ही आपको इंक्लूड करके चलना पड़ेगा। आधे से ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हैं कि हम न्यूज़पेपर पढ़ें कि मैगजीन पढ़ें। अभी भी पूछते न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए सर? भाई न्यूज़पेपर करंट अफेयर के लिए पढ़ना चाहिए या एज अ रूटीन ये जानने के लिए नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में क्या चल रहा है, एज अ हैबिट किस लिए पूछ रहे हो? ये बहुत बड़ा सवाल है। आई मस्ट से न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट। आप उसको पढ़ो, उसको उससे आप कई वर्ड्स ऐसे जानते हो, आपकी वोकैबलरी अच्छी होती है ना? अल्टीमेटली वो आपको इंग्लिश पेपर में हेल्प करता है। तो और आई ऑल्स मतलब मैं ये भी कहूँगा यार कि न्यूज़पेपर में 45 मिनट से ज़्यादा देना भी नहीं है। मैंने भी जब अपनी प्रिपरेशन में न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, 3 घंटे लगते थे न्यूज़पेपर के लिए। मुझे लगता था कि सब पढ़ के सब नोट्स बना लूँ। लेकिन धीरे-धीरे जब चीज़ें पता चली, धीरे-धीरे आइडिया लगने लगा कि न्यूज़पेपर को किस तरीके से पढ़ना है, एग्ज़ाम रेलेवेंट कंटेंट कैसे निकालने हैं उसमें से, तब मुझे समझ में आया कि भाई न्यूज़पेपर में क्या चीज़ छोड़नी है, क्या चीज़ पढ़ना है। एंड मुझे सिर्फ 45 टू 50 मिनट्स लगते थे। इट्स ट्रू कि इंस्टीट्यूट्स करंट अफेयर मैगज़ीन बनाती हैं, पीडीएफ्स देते हैं आप काम को आसान करने के लिए, और वो भी ज़रूरी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि यार पूरे दिन का 40-45 मिनट आप न्यूज़पेपर रीडिंग को तो दे ही सकते हो। होता क्या है कि अगर न्यूज़पेपर रीडिंग आपने एक नज़र देख लिया, एंड जब आप करंट अफेयर मैगज़ीन कोई फॉलो करते हो तो चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आने लगती हैं कि अच्छा इस तरीके से चीज़ें उसमें मेंशन थी। बट यूपीएससी रेलेवेंट करंट अफेयर उसको बनाने के लिए हम इतने डिटेल में इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं। उससे होगा क्या कि जब जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे और डेली करंट अफेयर मैगज़ीन फॉलो करोगे या करंट अफेयर आर्टिकल्स फॉलो करोगे, तो आपको पता चल जाएगा यार कि नेक्स्ट टाइम से किस न्यूज़पेपर आर्टिकल पे आपको कितना टाइम देना है। तो करंट अफेयर को मत इग्नोर करो, लास्ट के लिए बिल्कुल मत रखो। डे 1 से करंट अफेयर होना चाहिए, ठीक है? मेंटल प्रिपरेशन, ठीक है? मेंटल प्रिपरेशन की जो बात आती है, बहुत से आपने न्यूज़ देखा होगा, बहुत सी चीज़ें आपने सुनी होगी कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोगों को एंजाइटी इशू हो जाती है, लोग डिस्कस नहीं कर पाते हैं कि यार कुछ, क्योंकि बहुत लोग का खुद का सपना होता है, बहुत लोग अपने माँ बाप का सपना लेके चल रहे होते हैं कि मुझे आईएएस बनना है।
तो वो जब मेंटल प्रिपरेशन, मेंटली उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें हावी होती हैं, जब फेलियर से डर लगता है तो वो बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर छोड़ने लगता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यार जब कोई चीज़ आपको कॉम्प्लेक्स लगे, है ना, भारी भरकम लगे, उसके छोटे 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 पार्ट में डिवाइड कर लो। जैसे आप उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करोगे, चीज़ें आपको आसान रखनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बुक है जिसके 300 पेजेस हैं, आपको उसको कवर करना है। आप अपने को टारगेट दो कि भाई मेरे को इसको 10 दिन में कवर करना है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द रीडिंग स्पीड आपने डिसाइड किया एक दिन 10 या 30 पेज, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ आवर्स यू स्पेंड, आप उस हिसाब से अगर 30 पेज डेली पढ़ोगे तो 10 दिन में आपके 300 हो जाएंगे। लेकिन वही आप बुक उठाते हो, 300 पेज देखते हो, कैसे कवर होगा, कैसे बल्कि बुक्स हैं, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आना ऑब्वियस है। लेकिन इसके आप सोचो कि लेट्स से कुछ जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में होंगे, जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो स्टूडेंट इस समय 12th में हैं एंड वो यूपीएससी करने की सोच रहे हैं, या जब आप 10th या 9th में थे, आप 11th-12th की बुक्स देखते थे, तो आपको लगता था भैया कौन पढ़ा रहा, कौन पढ़ रहा है इतनी भयानक भयानक किताबें। और जब आप 11th-12th में थे, एज़ पर योर चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट, आप ग्रेजुएशन की किताबें देखते हो, स्टैंडर्ड बुक्स देखते हो, तो फिर वापस से घबराहट होती है, ये मैं कैसे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। लेकिन सब लोग टाइम आने पे वो पढ़ते भी हो, अच्छे से पढ़ते हो, क्लियर भी करते हो, उसमें मार्क्स भी आते हैं। तो जब तक जो काम हम कर नहीं लेते तब तक हमें उसका डर होता है। तो यूपीएससी यार, यूपीएससी चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको बस ये देखना है कि भाई हम उन उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें, स्ट्रैटेजाइज कर लें, बिना अपने अपने आप को मेंटली टॉर्चर करते हो। खुद को क्यों टॉर्चर करना। जीवन में दो रास्ते हैं, आसान और कठिन। किसी को साबित करके कुछ होगा नहीं, साबित तभी होगा जब आपका एग्ज़ाम निकलेगा। तो कठिन रास्ता नहीं चूज़ करना है, आसान रास्ता जो है वो चूज़ करो, उससे भी सफलता मिलेगी, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है 3 राउंड आंसर स्ट्रैटेजी इंश्योर्स एफिशिएंसी अंडर अंडर प्रेशर, होता क्या है कि जब आप करंट अफेयर लास्ट के लिए छोड़ देते हो, तो लास्ट में आपको ये होता है कि आपको जीएस भी रिवाइज करना है, आपको करंट अफेयर शुरू से पढ़ना है। दोनों चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, फिर मेंटल प्रेशर आपका बढ़ जाता है और उसके बाद आप पैनिक करना स्टार्ट करते हो। इसीलिए डे 1 से स्टार्ट करना है, और हमेशा जब भी मॉक देना है 3 राउंड आंसर स्ट्रैटेजी करनी है। इसके बारे में हम बोनस टिप्स में बात करेंगे, जैसा कि मैंने बोला था उसमें, कि किस तरीके से आपको 3 राउंड स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, जिससे आप रिलैक्स रहोगे और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, ठीक है। बढ़ते हैं बोनस टिप की तरफ। बोनस टिप में एरर पेज फाउंड, ठीक है। बोनस टिप आपका क्या है कि आपको डेली 10 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आप कस के एकदम पढ़ाई करके गए हो सारी चीज़ें, और उसके बाद आपको लग रहा है कि आज तो मैं फाड़ ही दूंगा पेपर। पेपर आपने ओपन किया, आपको 25 सवाल आ रहे हैं सिर्फ, उसके सामने क्या क्वेश्चन पूछा है, ऊपर से चिड़िया उड़ रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन आपको प्रीलिम्स क्लियर करना होगा तो आपको आंसर भी करना होगा। इसीलिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दी सब्जेक्ट, ये एक एक्टिविटी आपको एक एक्टिविटी की तरह फॉलो करना है। 10 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करना है, बट वाइल सॉल्विंग आपको ये ध्यान देना है कि उस 10 में से, लेट्स से आपने 10 में से 3 क्वेश्चन आपको श्योर शॉट आए, ठीक है, श्योर शॉट, उसको मार्क कर लेना है श्योर शॉट SS। बाकी में से लेट्स से 5 क्वेश्चन ऐसे थे या 4 क्वेश्चन ऐसे थे, ठीक है, जिसमें आपने नॉलेजेबल गेसिंग यूज की है, जिसमें आपने एलिमिनेशन लगाया है, ठीक है। बाकी 3 क्वेश्चन में
आपने रैंडम गेसिंग की है। रैंडम गेसिंग मतलब ABCD जय माता दी ए। लेकिन अब रैंडम गेसिंग ऑब्वियसली जय माता दी ए तो नहीं करना है। रैंडम गेसिंग में होता है क्या है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं और ऑप्शंस देखते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक अंदर से एक इंट्यूटिव वॉइस कह लो, अगर एक इंट्यूशन जनरेट होता है कि मे बी दिस ऑप्शन इज राइट। तो आपको वो चेक करना है कि भाई आपका इंट्यूशन कितना सही है, ठीक है। तो उस इंट्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए आप उसको रैंडम गेसिंग देते हो। अब आप देखोगे पहले दिन हो सकता है 10 में से आपका मतलब श्योर शॉट वाले हैं वही सही हो रहे हैं, ठीक। बट डाउन द लाइन एक पॉइंट ऐसा आएगा, आपकी श्योर शॉट की एक्यूरेसी अगर 98% है, नॉलेजेबल गेसिंग की एक्यूरेसी विथ टाइम आपकी 60% के आसपास जाएगी, एंड रैंडम गेसिंग की आपकी एक्यूरेसी 45 to 50% तक आ जाएगी। आपको यूपीएससी के कट ऑफ क्लियर करने के लिए 50% और आज के डेट में तो बिलो 50% चाहिए, ठीक है, कट ऑफ क्लियर करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, चाहे मेल करके info@examministry.com पे भी आप मेल कर सकते हो कि ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करने पे हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही है। इन केस आपको इसमें कोई और भी डाउट होते हैं तो हमें बताइएगा ज़रूर। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी आपको रियल एग्ज़ाम में भी फॉलो करनी है। ये स्ट्रैटेजी आप जितने भी मॉक्स दे रहे हो, ठीक है, उसमें फॉलो करो। जब आप 3 राउंड स्ट्रैटेजी में जाते हो तो पहला राउंड आपका जाओगा ऑब्वियसली श्योर शॉट वाले में, सेकेंड राउंड जाओगे आपका नॉलेजेबल गेसिंग में, और तीसरा राउंड जाओगे आप रैंडम गेसिंग में। 2 घंटे में आपके ये 3 राउंड आपको ऑन एन एवरेज 60 to 70% की एक्यूरेसी देगा यूपीएससी के मेन पेपर में। इस मेथड को आप ट्राई करिएगा, एंड जो जैसे भी आपको हेल्प मिल रही होगी हमें बताइएगा। टॉकिंग अबाउट द एरर पेज, जब आप कोई मॉक सॉल्व कर रहे हो, जब उसको एनालाइज करो, जैसे मैंने बात की थी 100 क्वेश्चंस मीन्स 100 टॉपिक्स, उसकी जब आप नोट्स बना रहे हो, तो जब आप नोट्स उसके बनाते हो तो उसमें ये चीज़ ज़रूर देख लो कि आप उस नोट्स में जहाँ पे आपने जो गलतियाँ कर रहे हो, जिसमें आपकी जो मिस्टेक्स हो रही हैं, उस मिस्टेक्स की एक फ़ाइल बनाते चलो, ठीक है। वो मिस्टेक्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, जिस क्वेश्चन में आपने गलती की है, उस क्वेश्चन में जो आपने गलती की है उसकी फ़ाइल बनाते चलो। उस फाइल को आप, उस टॉपिक को आप वहाँ से रिवाइज़ कर सकते हो। क्योंकि यार ये भी एकदम कही हुई बात है कि जैसा कि मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसी 2 चीज़ें बताइए, जो अच्छी बातें बताइए जो अपने जीवन में आपको लगता है आपने बहुत अच्छा काम किया है। दिमाग कंफ्यूज होगा, क्या बोलूं, कोई कुछ एग्जैक्ट आ नहीं रहा है। कट टू, कोई 3 बात बताइए जो आपको लगता है आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। आपके दिमाग में 3 छोड़ो, 4-5 से ज़्यादा गलतियां आ गई होंगी। रिएक्शन टाइम गलतियों बताने में आपको ज़्यादा लगेगा, रिएक्शन टाइम जो है वो कम लगेगा आपको अपनी गलतियां बताने में। उसका रीज़न ये है कि इंसान अपनी गलतियां कभी भूलता नहीं है, ज़माने से छुपा ले खुद से नहीं छुपा सकता। तो जो गलतियां होंगी उसके नोट्स बना लेना, उसको आइडेंटिफाई कर लेना, एंड उसको रिवीजन के लिए रख लेना। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। ये 7 मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करने, मतलब ऑब्वियसली नहीं करने हैं। और अगर इसकी आपको पीपीटी चाहिए होगी या इसकी आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो हमारे एग्ज़ाम मिनिस्ट्री टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक दिस वीडियो। सॉरी। ऑल्सो आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं पर्सनली उसका आंसर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।